साल 2023 एग्जाम हॉल का प्रेशर और एक होनहार स्टूडेंट राहुल। तैयारी ऐसी कि पूरी केमिस्ट्री बुक उसकी उंगलियों पर थी। जैसे ही सवाल आया व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3, राहुल के चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने मन में सोचा, अरे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो आंसर ट्राई बेसिक ही होगा। उसने तुरंत टिक किया और छाती ठोक कर एग्जाम हॉल से बाहर आ गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो राहुल के वो 4 नंबर तो गए ही, साथ में 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का भी कट गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल ने सिर्फ फॉर्मूले का बाहरी दिखावा देखा था, उसके अंदर की असली बॉन्डिंग नहीं। H3PO3 में 3 हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन ऑक्सीजन से सिर्फ 2 ही जुड़े होते हैं, इसलिए वो डाइबेसिक होता है। एग्जामिनर ने एक छोटा सा जाल बिछाया और राहुल को पूरे 5 मार्क्स का नुकसान हो गया। और सच कहूं तो आपको भी ऐसा ही नुकसान हो सकता था। आपने भी हाल ही में नीट 2026 में पक्का कुछ ऐसी ही सिली मिस्टेक्स की होंगी। जब घर आकर आंसर की मिलाई होगी तो सिर पकड़ लिया होगा और मन में बस एक ही बात आई होगी कि काश काश कंप्यूटर की तरह रियल लाइफ में भी कोई अंडू बटन होता तो मैं उस गलत गोले को मिटा देता। नॉर्मली रियल लाइफ में ऐसा मौका नहीं मिलता, लेकिन इस बार मिला है। किस्मत ने, वक्त ने आप सभी को एक अंडू बटन दिया है रीनीट के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा। ये रीनीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि अपनी पुरानी गलतियों को मिटाकर अपना सिलेक्शन वापस छीनने का मौका है। एग्जामिनर हर साल ऐसे ही कुछ छुपे हुए जाल बिछाता है जहां आपके रटे रटाए कॉन्सेप्ट्स फेल हो जाते हैं। लेकिन आज आपके सिलेक्शन को बचाने आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट टीचर्स। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां आपको इस दूसरे मौके में बिल्कुल नहीं करनी है। पेन और कॉपी उठा लीजिए क्योंकि आज हम एग्जामिनर का हर जाल तोड़ने वाले हैं। चलिए सीधा चलते हैं क्लासरूम में हमारे टीचर्स के पास। तो प्यारे बच्चों, वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। हालांकि इंतजार तो हम लोग 3 तारीख का भी कर रहे थे, 3 मई का भी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं न कहीं वो एग्ज़ाम दोबारा होने जा रही है, तो घड़ी थोड़ी सी वो लंबी हो गई। फिर भी आखिरकार जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो कहीं न कहीं पड़ाव आप लोगों के पास आ गया है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हमें बड़े अपने आप को मजबूत रखते हुए इस एग्ज़ाम को देने जाना है, एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करके आना है। आप लोग 3 मई को जो परफॉर्मेंस आप लोगों की थी, मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे आप लोग कहीं कि उससे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के आओगे। वो तो तुम लोगों के लिए एक रिहर्सल हो गया फाइनल एग्ज़ाम का। तो 3 मई तो एक तरह का कहीं कि रिहर्सल एग्ज़ाम था, जिसमें आप लोगों ने अपनी कमियाँ क्या क्या रही वो आप लोगों ने अच्छे से देख ली होंगी। और अब 21 जून को जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें कहीं कि उन खामियों को दूर करते हुए अच्छे से, बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े मन से कहीं कि इस एग्ज़ाम को देने जाना है, क्रैक करके आना है। निश्चित तौर पे आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस 2-3-4 बातें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के मद्देनज़र। एक तो बेटा, एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में कोई भी इस तरीके से सवाल कभी भी नहीं होने चाहिए कि ये एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, 3 मई जैसा सा पेपर आएगा, 3 मई से टफ आएगा, 3 मई से ईज़ी आएगा। वो फैसला आपको कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही करना है। वरना बच्चे बहुत तरह से अपने दिमाग में वही चीज़ें कहीं न कहीं पाल लेते हैं और जैसा सा उनके दिमाग में चल रहा होता है वैसा सा पेपर नहीं आता है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा झटका लगता है और पेपर में कहीं न कहीं अपने आप को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसा भी आएगा वो निश्चित तौर पे तुम्हारे फेवरेबल पेपर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने बेटा बहुत अच्छा-सा मेहनत कर रखा है। एक मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि बेटा, एग्ज़ाम जो फाइनल है आपका 21 को 2 बजे, उससे कहीं न कहीं लगभग 24 घंटे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, ताकि दिमाग एकदम थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए, कूल एंड काम होके आप पेपर देने जाओगे तो निश्चित तौर पे आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा गौर करना। वो बच्चे जो लास्ट मोमेंट तक कहीं न कहीं पढ़ के जाते हैं, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। ये आप लोगों ने भी जो भी आपने मॉक पेपर जो दिए, जो भी टेस्ट वगैरह दिए, इनमें आपने देखा होगा, जब करंट में किसी सब्जेक्ट का आप लोग रिवीजन करके जाते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस तो ठीक होता है, लेकिन वो पेपर आपका कभी भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि फिर आप अपने नॉलेज से पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते हो, बल्कि वो करंट में जो चीज़ें आपने कहीं न कहीं रिकॉल की है, उसी से कहीं न कहीं पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आपकी कहीं न कहीं गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो एक चीज़ इस पे भी बोलना चाहूँगा। एक मैं ये कहना चाहूँगा बेटा, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं न कहीं एग्ज़ाम देने जाना, क्योंकि जितना सपोर्ट आप लोगों को आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, उतना सपोर्ट आपको और कोई नहीं दे सकता। हालाँकि आपके टीचर्स वगैरह भी सेंटर्स पे रहते हैं,
लेकिन वो इंडिविजुअल बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं होते, जबकि पेरेंट्स तो इंडिविजुअल के लिए हो गए। तो वो एक ऐसा सा 2-3 घंटे पहले का टाइम आप पेरेंट्स के साथ बिताते हो तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा हेल्दी टॉक होती रहती है, जिससे आपसे एक बार एग्जाम का थोड़ा सा दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है, आपके सिलेबस से दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होता है और फिर आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने एग्जाम को देने जा सकते हो। तो अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, उनसे कहीं के अच्छा सा मोरल सपोर्ट लेते हुए जाइए। थोड़ा सा मैं ये भी बोलना चाहूँगा 21st को जो पेपर है उसमें अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा आप खा सकते हो, लेकिन आफ्टरनून के टाइम पे कोई भारी खाने का काम आपको नहीं करना है। लिक्विड कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए ताकि आपको दोपहर पे कम से कम आलस आए। एक सबसे अच्छा कि एनर्जेटिक रखने के लिए ग्लूकोन डी एक सबसे अच्छा सा ट्रीटमेंट होता है कि तो जब भी आप सेंटर में जाते हो तो आप अपने पेरेंट्स को ये बोल के जाइए या पेरेंट्स के साथ लेके जाइए, ग्लूकोन डी थोड़ा सा पानी में घोल के उसको पी के जाइए, ताकि आप कहेंगे 2-3 घंटे काफ़ी जो एग्ज़ाम वाला ड्यूरेशन है उसमें एनर्जेटिक रह पाओ। तो ये 2-3 सावधानियां मैं बोलना चाह रहा था। बाकी बड़े मन से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करके आना है, बड़ा कॉन्फिडेंस जो आप लोगों ने इन दिनों में इनकी गेन की है उसी के मद्देनजर आपको पेपर अटेम्प्ट करके आना है। कहीं इफ बट करके पेपर को खराब नहीं करना। बच्चों ने ये देखा होगा यहाँ कहीं के नेगेटिव्स आप लोगों के ज्यादा होते हैं। मैं गारंटेड आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि बेटा आप लोग जैसे ये पूरी साल रोना रोते रहते हो कि मेरे नेगेटिव ज्यादा होते हैं, यहाँ इतने नेगेटिव होते हैं, इस पेपर में इतने होते हैं, निश्चित तौर पे वो नेगेटिव्स है वो आपके जो मेन एग्जाम है उसमें ज्यादा नहीं होते बल्कि कम होते हैं। और थोड़ा सा बड़े मन से बड़े इंटेंसिव तरीके से उस पेपर को करोगे तो वो नेगेटिव ऑलमोस्ट आप लोग खत्म भी कर सकते हो। आपने बहुत अच्छी सी मेहनत की है, बस आप लोगों को केवल और केवल ये 3 घंटे अच्छे से व्यतीत करके आने हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। ये वैसे एक बात मैं साथ में और जोड़ना चाहूंगा, ये पेपर में अब की बार 3 घंटे 15 मिनट का ड्यूरेशन है। हालांकि हम लोग पेपर है वो लगभग 3 घंटे से ही कराने गए, क्योंकि ये एकदम से क्लियर नहीं था कि ये वाकई में 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए देंगे या फॉर्मेलिटीज के लिए देंगे। इसलिए आप तो अपना दिमाग एक बार यही बना के चलो कि हमें 3 घंटे मिलने, और फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको कहीं न कहीं अपनी उस सिचुएशन को देखना है कि आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं आप लोगों को 1-2-3 सवालों का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ज्यादा कंफर्ट जोन में करेंगे तो मानसिकता हमें कहीं 3 घंटे वाली रखनी है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में कहीं रह के करेंगे तो निश्चित तौर पे गलतियां हमारी रिड्यूस होगी। पेपर के लिए मैं दोबारा बोल दूं बेटा, पेपर कैसा सा आएगा, बच्चे बहुत तरह की बातें कहीं के दिमाग में रख के चलते हैं। इन दिनों में बच्चों के व्यूज इस तरह के भी आते हैं, ये रफ पेज है वो 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, इसका मतलब फीस बहुत लेंदी आएगा इसलिए बढ़ाया है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी करवाना चाह रहा होगा। बेटा वो कोई क्लियर नहीं होता, पेपर आप जब खोलोगे उसी समय कहीं न कहीं आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर टफ है कि पेपर इजी है कि पेपर मॉडरेट है। लेकिन ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के चलो, जैसा भी पेपर है वो आपके लिए नहीं है बल्कि सब बच्चों के लिए। यदि आपको डिफिकल्ट पेपर कहीं के फेस होता हो तो वहां थोड़ा सा आप अपने आप को इस तरह से रिलैक्स करिए कि ये पेपर मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं, ये हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट है। ये आप लोगों ने कहीं के अपने डीटीएस वगैरह के पेपर आप लोगों ने दिए हैं तो वहां निश्चित तौर पे आप लोगों ने देखा होगा जब आपको पेपर डिफिकल्ट लगा है तो वहां निश्चित तौर पे आपकी रैंक है वो ज्यादा अच्छी आई है, उम्मीद से ज्यादा अच्छी आई है। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल से निकले उस समय जरूर थोड़ा सा पैनिक हुए हो, लेकिन फिर देखा होगा कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आया या ज्यादा इंप्रूव्ड होकर परफॉर्मेंस आई है। तो पेपर टफ है वो किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं होता, वो पेपर टफ सब बच्चों के लिए होता है। तो वो एक ऐसी सी सिचुएशन है जहां आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करना बहुत जरूरी है कि मैं इस अच्छे पेपर में मेरी अच्छी मेहनत की हुई है, निश्चित तौर पे मैं अच्छा सा परफॉर्मेंस दूंगा। और थोड़ा सा कूल एंड काम होके ऐसे पेपर को आप हैंडल करते हो तो परफॉर्मेंस कहीं की इजी पेपर की कंपेयर में ज्यादा अच्छी निकल के आती है। तो पेपर का डिसीजन आपको पहले से नहीं लेके चलना, उसी समय कहीं की एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टार्ट करते हो उसी समय लेना है। ज्यादा नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करना। बस ये जरूर बोलना चाहूंगा, एक पेपर में आप लोग थोड़ा सा यदि जो हमेशा की आदत होती है पहले पेपर अटेम्प्ट करने की, किसी एक पर्टिकुलर पेपर में आप ज्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, ट्रेप महसूस करते हो, तो वहां सजेशन ये दूंगा कि वहां थोड़ा सा 30 सेकंड कहेंगे थोड़ा सा पॉज लीजिए और एक सब्जेक्ट को उसको छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करिए और वहां निश्चित तौर पे दूसरे सब्जेक्ट में आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे। तो वहां उस सिचुएशन में अनावश्यक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
मैंने थोड़ा सा एक टेक्निकल तरीका बताया, उसको फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पे आप कहीं कहीं निकल जाओगे। अच्छी मेहनत की है, इतने सारे लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स, आपके कहीं के परिवारगण, प्लस आपके इतने टीचर्स, तो निश्चित तौर पे कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा रिजल्ट है वो बेटा कहीं की बिगाड़ दे, कमजोर कर दे। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी रैंक के साथ आप सेलेक्ट होने वाले हो, आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब मेरी पूरी केमिस्ट्री की टीम है वो आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए आ रही है, और इसमें कहीं की उनकी शुभकामनाओं में आप लोगों ने जो पूरी की पूरी साल में गलतियां की है वो गलतियां भी कहीं की रिकॉल करवाने का हमने काम किया है, तो उनकी शुभकामनाओं में वो गलतियां भी पकड़ना जो आप लोग बार बार दोहराते रहे हो, ताकि आप लोगों की ऐसी गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। अगेन आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिर्फ कायरल कार्बन चेक नहीं करना, सिमेट्री भी चेक करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। स्टूडेंट्स, KMnO4 का पर्पल कलर चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं, याद रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट एग्जाम। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा था, लेकिन आप फ्रीजिंग पॉइंट बताकर आ गए। बच्चों, इस बार सवाल को आखिरी वर्ड तक पढ़ना है। प्यारे बच्चों, एक जनरल लाइफ में जनरल क्वेश्चन करते टाइम, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन करते टाइम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड देखे बिना पेयरिंग कर दी। ऐसी जो गलतियां लाइफ में चल रही थी या अभी तक के एग्जाम में चल रही थी, नीट में हुई थी, उन सबको सही करना है और सबको सही करके एक सही रास्ते से सही पेपर सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, पिछली बार जो हमसे छोटी छोटी गलतियां हुई थी, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमने रिएक्शन बैलेंस करना भूल गए, तो इस तरीके की छोटी छोटी जो गलतियां, बस सिर्फ उनको फोकस कीजिए, एकदम काम रहते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ तो मेरे रसगुल्लो, जैसे अपन IUPAC नेमिंग में लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी भूल जाते हैं। तो अब मौका है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखने का और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करने का। ऑल द बेस्ट। पिछले एग्जाम में अपन ने बोर का रेडियस का फॉर्मूला n² की जगह z/n² अपन ने कर दिया था। इस बार अपन को अच्छे से दिमाग में सेट करके जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेलो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए। याद रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो आई मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट। एल्कीन में HBr डाला और बिना पेरोक्साइड के ही एंटी मार्कोनी को लगा दिया। याद रखें, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के साथ लगता है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। प्यारे बच्चों, फजान रूल भूल गए क्या? एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही कोवेलेंट करेक्टर आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हाँ बेटा, आप जानते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम होफनियम का साइज बराबर होता है। इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हाँ बेटा जी, कॉन्सेप्ट तो आपके सारी क्लियर हो ही गए होंगे और एग्जाम हॉल में भी कॉन्सेप्ट सटीक ही रखना। जिस प्रकार मोल कॉन्सेप्ट का सीधा सा रूल है, 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का STP पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, चाहे वो गैस हाइड्रोजन हो चाहे वो गैस CO2 हो। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। एग्जाम हॉल में याद रखना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ n-1 करना है। n यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हेलो बच्चों, लीचटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन आगे की ओर जाएगी, मतलब आगे की ओर भागेगी। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, जैसे पिछली बार KH की वैल्यू ज़्यादा देखकर आपने सॉल्युबिलिटी को भी ज़्यादा मान लिया था। याद रखना, KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। तो बच्चों, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखे बिना क्वेश्चन कर दिया। आपकी बार ध्यान रखना कि ऑर्डर उसी से पता लगता है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। डियर स्टूडेंट, वफर सॉल्यूशन के pH वाले फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दिया था। इस बार ये खेल ध्यान से खेलना। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए जिस तरह से आपने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए डबल बॉन्ड देखा, उसी तरह से आपको उस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप भी देखने चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। IUPAC नंबरिंग के लिए लॉन्गेस्ट चेन तो ले ली, पर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी भूल गए। ध्यान रहे बच्चों, ये वाली गलती नहीं करनी है। और आने वाले रीनीट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, EN कैलकुलेट करते समय मेटल का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करना ना भूले। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। बच्चों,
जब गिगनार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर के साथ रखा जाता है तो उससे रिएक्शन करके एल्केन बना लेता है, तो उसके लिए एनहाइड्रस कंडीशन जरूरी होती है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट एग्जाम। हेलो बच्चों, जैसे अपन बायोमोलिक्यूल में एपीमर और एनोमर में मिस्टेक करते हैं। एनोमर वो होता है जैसे आप कार्बन C1 कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज करते हो। नंबर 1 कार्बन का ध्यान रखना है। ऑल दी बेस्ट। बेटा जी, एल्कीन के ओजोनोलाइसिस में जिंक की प्रेजेंस का हमेशा ध्यान रखिए। जिंक प्रेजेंट होगा तभी वो एल्डिहाइड बनाएगा, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, जैसे पिछले पेपर में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन टिक करना था, लेकिन हम पहला ही ऑप्शन करेक्ट पढ़ के टिक करके आ गए। तो कभी भी ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, पहले सर्कल करना है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। प्यारे बच्चों, इनकरेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है, करेक्ट पूछे तो करेक्ट ही ढूंढना है। मैच द कॉलम में ये 2 ऑप्शन मैच हो गए, उसके बाद टाइम वेस्ट मत करना मैचिंग करने में। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट 1 डिग्री एलाइड में होती है, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ कम होती है, जिसके कारण उस पर पीछे से अटैक करना आसान होता है। बेस्ट ऑफ लक रीनीट 2026। हेलो बच्चों, छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखें, जैसे जल्दबाजी में पी ब्लॉक हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड उल्टा कर देना, H2O NH3HF में हाइड्रोजन बॉन्ड का हम भूल जाना, इनका ध्यान रखें। गुड लक। बेटा, VSEPR थ्योरी में अगर आप लोन पेयर काउंट करना भूल गए तो ज्योमेट्री गलत कर दी, और यही गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी है। रीनीट के लिए बेस्ट ऑफ विशेस। हेलो स्टूडेंट्स, बोरिक एसिड वीक अर्हेनियस एसिड नहीं है, ये वीक लुईस एसिड है, क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोक्सिल आयन लेता है। लोगों को बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का साइन फिजिक्स के अकॉर्डिंग लगा दिया था। याद रखना, केमिस्ट्री में एक्सपेंशन वर्क डन नेगेटिव होता है। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार न्यूक्लियोफाइल अपनी स्ट्रेंथ को पहचान करके अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार रिएक्शन करता है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन दिखाता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन दिखाता है, उसी प्रकार से आप भी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करें। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं हो, पूर्णतः आप श्योर हो, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे, आपको श्योरिटी ना हो, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दें। रीनीट 2026 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड गलत कर दिया। ध्यान रहे, नाइट्रोजन का जो स्टेबल कन्फिगरेशन है हाफ फील्ड स्टेबल, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पावर लगाना नहीं भूलना है, कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम देना है। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको STP और SATP कंडीशन का ध्यान रखना है। STP पर प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, जबकि SATP पर प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। प्यारे बच्चों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा कर दी। याद रखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इस एक्सेप्शन को हमेशा याद रखिए। रीनीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। जैसे आपने रिड्यूसिंग एजेंट 2 होते हैं अपने पास में, LiLH4 और NaBH4। आपने दोनों को सेम मान लिया होगा, बट NaBH4 तो केवल 3 का रिडक्शन ही करता है, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड का एस्टर का रिडक्शन नहीं करता। सो अपने को इसमें एस्टर का रिडक्शन नहीं कराना होता, ध्यान में रखना इस बात को। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर रीनीट 2026। पिछली बार क्वांटम नंबर्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को बराबर कर दिया था, लेकिन याद रखना L की वैल्यू कभी भी N के बराबर या उससे अधिक नहीं होती है। ये दिमाग में रखना है आपको। रीनीट के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो जिस तरह से कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो आपको 2 बैरियर क्रॉस करने हैं। पहला होता है एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। इसी तरह आप लोग भी अपनी मेहनत और खुद पर विश्वास रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड के अंदर सिनर्जिक बॉन्ड का इफेक्ट बोले तो नहीं ना, तो क्या था इफेक्ट? तो इस इफेक्ट में था कि बैक बॉन्डिंग होने के कारण मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड हो जाता है पहले से स्ट्रॉन्ग, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाता है पहले से वीक। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। बेटा, अक्सर देखा गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन को लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन से कमजोर मान लेता है, जबकि एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि 5F
कक्षक की जो शील्डिंग है वो 4f कक्षक से कमजोर होती है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आपको ये तो याद है कि फेलिंग जो टेस्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड पर लगता है, कीटोन पर नहीं लगता। लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी है कि फेलिंग जो टेस्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड पर भी नहीं लगता, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड पर लगता है। प्यारे बच्चों, आने वाले रीनीट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और एक बात याद रखना, जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन तो सही सेलेक्ट कर लेते हैं, पर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी भूल जाते हैं। तो ध्यान रहे, ये वाली गलती नहीं करनी है और सब ठीक कर कराना है। ऑल द बेस्ट। हाँ तो बेटा, पिछली बार तुम एग्जाम हॉल में बेंजोइक एसिड की एसिड एक्सचेंज भूल गए थे। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट वाला ही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और आपको रीनेट के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपको नोड का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि रेडियल नोड का जो फॉर्मूला है वो n-l-1 होता है और एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला है वो l होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना और नीट में अच्छा स्कोर करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, मॉल कॉन्सेप्ट में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते वक्त आपने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर से डिवाइड किया होगा, तो ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखते हुए आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रीनीट 2026। डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार आपने ई नोट सेल और डेल्टा जी का साइन सेम कर दिया था, लेकिन बट आपको पता होना चाहिए कि ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और अपनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट। प्यारे बच्चों, टॉलेंट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड टॉलेंट टेस्ट दे भी देता है और पॉजिटिव टेस्ट देने के बाद सिल्वर मिरर भी बना देता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट। हाँ जी प्यारे बेटा जी, तो आप पेपर में जल्दबाजी ना करें। पेपर में जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल मान लेते हो, लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड की स्टेबल कौन सी होती है? +2। तो सभी को रीनीट के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एग्जांपल देखते हैं KMnO4, और KMnO4 का कलर क्या बोलते हैं? पिंक या पर्पल। और पिंक और पर्पल के अंदर हम जल्दबाजी में कलर का रीजन क्या करके आ जाते हैं? DD ट्रांजिशन। बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि KMnO4 में मैग्नीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +7 के अंदर D के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। इफ D इलेक्ट्रॉन हैव 0, D के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन 0 है तो DD ट्रांजिशन क्या नहीं होगा? पॉसिबल नहीं होगा। तो KMnO4 का कलर का रीजन क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी कैटलिस्ट जो है स्पीड को चेंज करता है, केवल स्पीड को अल्टर करता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अल्टर नहीं करता है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, अपन से एक कॉमन सी गलती होती है। अपन क्या करते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट में दोनों पे sp3 हाइब्रिडेशन मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, डायमंड में sp3 मानना है और ग्रेफाइट में sp2 मानना है। और बच्चों, ग्रेफाइट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहता है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, रियल गैस को आइडियल गैस मानने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि रियल गैस केवल और केवल हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। सो ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन से एनिलीन बनाने की कोशिश की, इससे केवल एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनता है, एरोमेटिक नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आप सभी मास और वॉल्यूम को एक्सटेंसिव मान करके डेंसिटी को भी एक्सटेंसिव मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मास और वॉल्यूम दोनों का डिवीजन करके डेंसिटी इंटेंसिव आती है, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, नॉर्मली वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट देखते ही बच्चे से गलती होती है कि बच्चा पीएच को एग्जैक्ट 7 करता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, वीक एसिड वीक बेस का अगर सॉल्ट है तो उसकी पीएच 7 भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी हो सकती है, जो कि डिपेंड करता है वीक एसिड वीक बेस के आयनाइजेशन कांस्टेंट K और Kb की वैल्यू के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि pH = 7 + ½ pK - ½ pKb। क्लियर है? तो ध्यान रखना बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट यूनिट निकालते समय ध्यान रखना उसमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म नहीं आती, उसकी रेट कांस्टेंट यूनिट केवल टाइम इनवर्स होती है। तो उसमें मोल या लीटर को मत ढूंढना, उसमें केवल और केवल क्या होता है? टाइम इनवर्स होता है। तो ध्यान रखना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डोल और केनिजारो रिएक्शन में आपने अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखा तो क्या देखा? इसलिए जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल होगा, केनिजारो नहीं। बेस्ट ऑफ लक। हेलो प्यारे बच्चों, डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S में ध्यान से देख लेना कि डेल्टा S और डेल्टा H की जो यूनिट्स दे रखी है
कहीं वो किलो जूल और जूल में तो नहीं दे रखी है। अगर दे रखी है तो यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करना, और आपको री नीट 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो प्यारे बच्चों, जैसे एक एग्जांपल कैनिजारो रिएक्शन में हम सबसे पहले एल्डिहाइड देखकर उसको राइट करके चले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले देखना होता है कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी हम कैनिजारो बनाते हैं। उसी तरीके से एल्डोल में, एल्डोल क्या कहता है, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो बस इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को क्लियर करते हुए और अपने एग्जाम की तरफ बढ़ो। ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा, जैसे कि अपन कार सेंटर देख के मीजो को ऑप्टिकली एक्टिव बता देते हैं, पर हमें पता होना चाहिए मीजो के अंदर बेटा जी क्या पीओएस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इंटरनल कंपनसेशन के कारण वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बेटा। तो ऑल द बेस्ट बेटा जी फॉर रीनीट 2026। प्यारे बच्चों, जैसे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैसे ही आपको अपने माइंड को स्टेबल रखते हुए पूरे जोश में और फुल कॉन्फिडेंस के साथ रीनीट का पेपर देना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम बच्चे रेट लो लिखते हैं तो रेट लो में दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर बच्चों 1 आती है, और जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है जैसे कि बच्चों वाटर, उसकी कंसंट्रेशन को हम नियरली कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको रेट लो से हम बच्चों हटा देते हैं। ये बच्चों अपने को याद रखना है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को नीट में बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आ जाए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमेशा पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन पहले नीचे पूरे फिल किए जाएंगे, नीचे वाले पहले पूरा का पूरा, मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 1 2 3, फिर नीचे भी भरोगे 4 5 6, देन ऊपर भरोगे। एंड अगर वीक फील्ड लिगेंड अगर आ गया तो आप नीचे इलेक्ट्रॉन को भरोगे, उसके बाद ऊपर भरोगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स को वापस नीचे फिलअप करोगे। और आप सभी बच्चों को नीट के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड और शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सूडो ऑर्डर रिएक्शन में अपन एक्सेस में आने वाले रिएजेंट को रेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसी प्रकार से एग्जाम के जो एक्सेस प्रेशर और स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको आपकी सक्सेस रेट में इंक्लूड नहीं करना है। ऑल द बेस्ट। नमस्कार बच्चों, आप सभी को री नीट 2026 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे आप कई बार भूल जाते हो, एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन टॉपिक में एक लेसानी टेस्ट होता है, तो हम उसे हर जगह नहीं लगा सकते। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ही उसको अप्लाई करना है। जैसे कि हाइड्रोजन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस पर लेसानी टेस्ट नहीं लगेगा। बेटा, एग्जाम हॉल में आपको इनर्ट गैस की तरह स्थिर बनाए रखना है अपने आप को। फिर एग्जाम हॉल में जो आपके एफर्ट्स का बेटा वो रंग होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बहुत रंगीन होने वाला है। आप सभी को नीट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर का इफेक्ट वहां लगा दिया जहां डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 थी, जबकि रिएक्शन के दोनों तरफ गैसेस मोल इक्वल होते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो प्यारे बच्चों, आप लोग नीट के एग्जाम में पेशेंस रखें और जल्दबाजी ना करें और एक्यूरेसी के साथ में पेपर को सोल्व करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, क्वेश्चन को करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि HBZ रिएक्शन होती है, हेल्पोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, वो वही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जिस तरह कोयला प्रेशर में रहकर हीरा बन जाता है, इसी तरह बच्चों प्रेशर आपने झेल लिया है, बस आपके चमकने का समय है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2026। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, कैसे हो। क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयन का इंटरकन्वर्जन रिएक्शन याद है या भूल गए? तो ध्यान रखो, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज होता है और बेसिक मीडियम में जस्ट इसकी इनवर्स रिएक्शन है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में VOD की वैल्यू याद है? अगर VOD की वैल्यू 5 ppm से कम है तो वाटर को क्लीन माना जाता है। अगर वही VOD की वैल्यू 17 ppm से काफी ज्यादा है तो वाटर काफी पॉल्यूट माना जाता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026 एग्जाम। प्यारे बच्चों, जैसे एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करने के लिए सही रिएजेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि NBS और ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर, वैसे ही नीट के एग्जाम में क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए भी सही रिएजेंट यानी आपका धैर्य
और आपके सही कंसेप्ट होने आवश्यक हैं। ठीक है, अगेन ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, भूल न जाना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर अलग अलग होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर I- सबसे बेस्ट होता है और बेसिसिटी F- सबसे बेस्ट होता है। एक दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है जिनका नीट में बहुत प्रॉपर वेटेज है। एक प्यूरिफिकेशन एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक बायोमॉलिक्यूल। इन दो टॉपिक्स को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कवर करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026। हेलो बच्चों, री नीट 2026 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से हमारे केमिस्ट्री के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट के अंदर उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, सेम वैसे ही आपको डिस्प्रोपोर्शन से घबराना नहीं है और आपको एकदम एग्जाम बहुत बढ़िया से देना है। हेलो बच्चों, तुम्हें याद है ना वो इंटर कन्वर्जन ऑरेंज येलो, येलो ऑरेंज? हाँ, मैं बेटा वही बात कर रहा हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब हम बेस मिलाते हैं तो वो क्रोमेट बन जाता है, और जब क्रोमेट में हम एसिड मिलाते हैं तो वो डाइक्रोमेट बन जाता है। डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और क्रोमेट जो होता है वो येलो कलर का होता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। H2 और H2S का बॉन्ड एंगल इक्वल कर दिया और नो प्रॉब्लम हो गई। H2S में ड्रैगो रूल होता है, ड्रैगो रूल की वजह से बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, और कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, ऑर्गेनिक में जो लेसानी परीक्षण से जो क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा जाता है कौन लेसानी परीक्षण देगा और कौन नहीं देगा। तो लेसानी परीक्षण के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना बड़ा जरूरी है। जैसे हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है तो वो लेसानी परीक्षण नहीं देगा, क्योंकि हाइड्रोजीन जो है NaCN का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। बच्चों, जिस दिन का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो दिन अब आ गया है। आपको इस दिन बिल्कुल कूल रहकर, काम रहकर पेपर को सॉल्व करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि आपको प्रकृति ने दोबारा एक मौका दिया है। तो जो पिछले पेपर में जो गलतियां हुई थी वो गलतियां आपको अब रिपीट नहीं करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप जिस परीक्षा के लिए अभी तक तैयारी कर रहे थे, जिसमें बीच में एक छोटी सी बाधा आई, लेकिन वह मौका फिर आपको प्राप्त होने वाला है, तो बिना किसी घबराहट के अपने दिल में वही जोश और जुनून को लेके और दिमाग को ठंडा करके आप एग्ज़ाम दें और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि HCF4 और SF4 में एक जैसे एटम देखकर लगता है इनकी ज्योमेट्री भी एक जैसी होगी, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। HCF4 में 2 लोन पेयर हैं, वो स्क्वायर प्लेनर है, जबकि SF4 में एक लोन पेयर है और वो सीसॉ है। तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार क्वेश्चन को जब आप एक से ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। उस तरफ जीत आपका इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जिस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अगर उतनी एनर्जी उस मेटल को नहीं मिले तो इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं आएंगे। तो बच्चों, आपको पेपर में वो इतनी मिनिमम एनर्जी तो रखनी है ताकि जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, वैसे इतनी एनर्जी आपको रखें ताकि आपका पेपर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। देखो बच्चों, जिस प्रकार से अपना एसडी के स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर होता है, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, उसी तरह आप भी अपना एक ऑर्डर में सिस्टमेटिक वे में चीजों को सॉल्व करना, कॉन्फिडेंट रहना। बेस्ट ऑफ लक। A catalyst speeds up the reaction without being consumed. May your determination do the same. Best wishes for NEET 2026. गलती से भी बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट को HCl और HI के साथ में मत लगा देना। पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है, जिसे खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिको इफेक्ट भी बोलते हैं, ये केवल HBr के साथ ही काम करता है। HCl और HI के साथ में नॉर्मल मार्कोनिको प्रोडक्ट्स ही बनते हैं। सो रिमेंबर इट ऑलवेज। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। तो दोस्तों, सबसे आम गलती है कि वुड्स रिएक्शन से आप किसी भी प्रकार का एल्केन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऑड कार्बन के लिए बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्सचर बनते हैं और जिन्हें सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो दोस्तों, रीनीट के लिए आपको विश यू वेरी गुड लक। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल
कन्वेंशनली जीरो लिया जाता है, एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाला जाता है। उसी प्रकार से आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखिए, पेपर में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखिए, अपना सपना साकार कीजिए। आपको रीनीट के लिए शुभकामनाएं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड या रेडॉक्स रिएक्शन के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किसी भी एटम की एटॉमिसिटी, एलिमेंट में, कंपाउंड में उसकी एटॉमिसिटी और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाले चेंजेस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपने आप से वादा करके जाओ कि मैं बेस्ट हूँ, मैंने बढ़िया तैयारी की है, मैं नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चों। तो बच्चों अभी अभी हमारे धुरंधर टीचर्स ने आपको केमिस्ट्री के वो बारूद दिखाए हैं जिन पर पिछली बार शायद आपका पेन चल गया होगा और आपके आते हुए मार्क्स सीधे नेगेटिव में चले गए होंगे। आज आपको वो गलतियां पता चल गई हैं, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, ऊपर वाला जिंदगी में दूसरा मौका बहुत कम लोगों को देता है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें ये रीनीट नाम का अंडू बटन मिला है। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से मेडिकल कॉलेज के गेट से वापस लौट आए थे, उनके लिए ये एक एग्जाम नहीं, उनका पुनर्जन्म है। याद रखना, युद्ध के मैदान से वही सिपाही जिंदा लौटता है जिसे सिर्फ तलवार चलाना नहीं आता, बल्कि ये भी पता होता है कि दुश्मन ने जाल कहां बिछाया है। ये जो सिली मिस्टेक्स तुम लोग करते हो, ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये तुम्हारे सिलेक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुम इस बार भी वही पुरानी गलतियां दोहराने वाले हो, अगर तुम इस बार भी उन सिली मिस्टेक्स को इग्नोर करने वाले हो, तो याद रखना ये अंडू बटन भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। एक नंबर की कीमत को समझो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो दिन रात पसीना बहाया है, जो भरोसा तुम पर दिखाया है, इस बार उनके उस विश्वास को तुम्हें एक शानदार रिजल्ट में बदलना ही होगा। ये जो केमिस्ट्री के ट्रैप्स तुमने आज सीखे हैं, इन्हें दिमाग में लोहे की कील की तरह ठोक लो। एग्जामिनर को पेपर कितना भी घुमाने दो, इस बार तुम झुकोगे नहीं। इस अंडू बटन का ऐसा इस्तेमाल करो कि इतिहास बन जाए। उठो, अपनी कमियों पर वार करो और इस बार सिलेक्शन छीन कर लाओ। ऑल द बेस्ट।